हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SVM। ये हमारी मशीन लर्निंग सीखने की सीरीज़ है और सबसे पहला टॉपिक मैं जो टच करना चाहूँगा वो होगा SVM, राइट? क्योंकि SVM काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है और आपको पता होना चाहिए कि SVM कैसे काम करता है। तो आज हम उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स पर काम करेंगे और थोड़ा सा मैं इंट्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। मैं स्पेशली ये वीडियोस हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। Or the platform is actually open for discussions, right? Any comments are actually preferable and open, right? Whatever intuitions you want to actually draw out. Okay, so स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, SVM का आपको ना इंट्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि SVM का फुल फॉर्म जैसे आप जानते हो कि होते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, तो अब इसी नाम से आप गैस कर सकते हो कि भाई ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है तो इसके अंदर कुछ सपोर्ट वेक्टर जैसे यूज़ होते होंगे, है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि अब इसके अंदर ना एक डिसीजन बाउंड्री नाम की चीज़ होती है और डेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज़ आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है कि भैया आपको कुछ लेबल्स में से किसी एक क्लास को एक डेटा पॉइंट को असाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स हैं, राइट? आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल है। ठीक है, आपके पास एक टेबल है और फिर उसके बाद आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, लास्ट में आपके पास यहाँ पे लेबल है। ठीक है, लेबल, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब उसके बाद जो लेबल है वो ज़ीरो होगा, वन होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा, वन होगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब आपका ज़ीरो जो है वो एक क्लास है, वन जो है वो दूसरी क्लास है। फॉर एग्जांपल, ज़ीरो है जो एप्पल है, वन जो है वो बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि मान लो आप ये दो फीचर्स को, ठीक है, दो फीचर्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करें। ठीक है, फीचर्स का मतलब है कॉलम्स, आपके डेटा सेट में जो कॉलम्स है ना, उसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करें तो आपके पास कुछ ऐसे आएंगे पॉइंट्स की भाई। ठीक है, आपके पास एक्स 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 ऐसे हो गए, ये एक क्लास के, मतलब मान लो ज़ीरो क्लास के। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे वन क्लास के हैं उसके पॉइंट्स आपके मान लो यहाँ पर है, मैं इनको ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, जो दूसरी वाली जो क्लास है इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, आपको एक बाउंड्री खींचनी होती है ना। मान लो अगर आप यहाँ बाउंड्री खींचो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी वाली बाउंड्री आपकी आ गई, तो अगर इस वाली बाउंड्री के इस साइड अगर आप देखो तो सारे के सारे सर्कल्स हैं, है ना। और इस बाउंड्री के अगर आप इस साइड को देखो तो आपके पास सारे के सारे यहाँ पर क्रॉसेस है ना। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो कि अगर आप मान लो इस लाइन की इक्वेशन ही ढूंढ लो, है ना, इस लाइन की इक्वेशन ही ढूंढ लो, तो क्या होगा, उसके राइट साइड में आपके पास सारे सारे सर्कल्स मिलेंगे और उसके लेफ्ट साइड में आपके पास सारे सारे ये क्रॉसेस मिलेंगे, है ना। तब क्या होगा, आपको आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ये बाउंड्री ढूंढना। ठीक है, तो इस वाले केस में तो बड़ा आसान था कि आप बीच में खींच दो, चाहे आप ऐसे खींचो चाहे आप ऐसे खींचो, राइट। तो सारी सारी जो भी बाउंड्रीज है उन दोनों को सेपरेट कर पा रही है। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो थोड़ी सी आसान डेटा सेट की प्रॉब्लम थी, है ना। अच्छा, हम मान लो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या है, मान लो कि आपके पास चलो आपके पास अब की बार डेटा सेट जो है वो ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स आ गए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्कल आ गए। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब क्या आप एक लाइन खींच सकते हो जो इन दोनों को बेसिकली सेपरेट कर दे, है ना। नहीं खींच सकते ना, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ खींचो और बोलो कि भाई इसके इस साइड में जो है वो सर्कल है और इसके इस साइड में जो है वो क्रॉस है, तो भैया तो गलत हो गया क्योंकि इस साइड में सर्कल भी है और क्रॉस भी है। अच्छा, मान लो आप यहाँ लाइन खींच लो, है ना, तो आप बोलो इसके इस साइड में जो है वो क्रॉसेस हैं और इसके इस साइड में सर्कल्स हैं, तो ये भी गलत है भाई, है ना। तो इसका मतलब आप अब इसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हो एक लीनियर बाउंड्री से, है ना। तो अब इस केस में आप क्या करोगे कि आप इस वाले डेटा सेट को प्रोजेक्ट करोगे हायर डायमेंशन, है ना। हायर डायमेंशन में एक छोटा सा अगर नेव एग्जांपल बोलूँ, तो मान लो आपका एक्स था डेटा, आपने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और बेसिकली आप दूसरे दूसरे काफ़ी सारे फंक्शंस यूज़ करते हो। ठीक है, एसवीएम के अंदर आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, आरबीएफ फंक्शन, ठीक है, रेडियल बायस फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं ना। ये क्यों होते हैं, ये नॉन लीनियर डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब मान लो इसके अंदर तो लीनियर डिसीजन बाउंड्री थी, वो आपके पास आ रही थी तो आपने एक लाइन खींची और सेपरेट कर दिया, पर इसके अंदर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन से तो सेपरेट हो ही नहीं सकते ना। आपको ऐसी सी कर्व सी चाहिए, राइट, आपको ऐसी कर्व सी चाहिए, मतलब इस यहाँ से आती हुई कर्व चाहिए, राइट।
तो बेसिकली ऐसे ही आप कर्व बना नहीं सकते। एसवीएम के अंदर आपको एक सिंपल एक स्ट्रेट हाइपरप्लेन चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना है। तो मान लो अगर आपका डेटा सेट ये था और आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि ये कर्व सा बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो ऐसे से कुछ आपके पास ये डेटा बन गया और आपका एक कर्व सा बन रहा है ना यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से होते हुए एक जो लाइन है वो खींच सकते हो और बोल सकते हो कि भाई इस वाली लाइन के इस साइड अगर आप देखो तो आपका सर्कल, और इस साइड अगर आप देखो तो आपका एक्स, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो काम करता है ना, कि मीन्स इसमें कहीं ना कहीं आपका आगे जाके एक चीज़ यूज़ होगी, उसे हम कहते हैं कर्नल फंक्शन, ठीक है। अभी आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पूरी पूरी एस की इंट्यूजन बताऊं और उसके बाद इसकी पूरी डेरिवेशन बताऊं, ठीक है। क्योंकि एस की डेरिवेशन ही हार्ड लगती है, इम्प्लीमेंटेशन वाइज एस इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है, ठीक है। कि भाई एस के लर्न के अंदर से आप सब कुछ प्रोग्राम वगैरह कर सकते हो, एस वी एम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका कर्नल फंक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, डॉट फिट करोगे सब कुछ चल जाएगा, राइट। बट क्या होता है इंटरव्यूज़ के टाइम पे इसकी इंटरनल डिटेल्स पूछते हैं कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है एस वी एम, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, ठीक है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, तो ये था इसका इंट्यूजन कि आप क्या करते हैं, हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये जो जैसे मैंने एक्स का एक्स स्क्वायर कर दिया है ना, एक्स का मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, ऐसे आप एक्स का कुछ और भी कर सकते हो, राइट। एक्स के ऊपर कुछ और फंक्शन लगा सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ऐसा सा कुछ दिखता है वो, यू डॉट डब्ल्यू प्लस वन और टू दी पावर आपके पास क्या बनता है, एन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है। ये जो n है ये बताता है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आपको बनाना है। ये दोनों के दोनों आपके वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब पता है कर्नल फंक्शन क्या करता है। कर्नल फंक्शन आपके पास यहाँ पे दो जो पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं u और v, ठीक है, u और v का प्रोजेक्शन देता है, ठीक है। कर्नल फंक्शन क्या करता है, u और v का हायर डायमेंशन में प्रोजेक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो देता है। अब इस ये क्या मैंने कम्प्लेक्स स्टेटमेंट बोल दी, ये मैंने ऐसे बोली कि भाई क्या होता है, डेरिवेशन करने के बाद, इस एस की डेरिवेशन करने के बाद आपको पता लगता है कि आपको एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं, है ना। आपको एक्चुअल में इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मतलब कोई है ही नहीं। आपको तो दो पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट्स हैं, राइट, आई और जे, दो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स हैं, उनके बीच के प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, जो कि तब आया था जब आपका हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट हो गया था। तो कर्नल फंक्शन क्या करता है, विदाउट एक्चुअली प्रोजेक्टिंग देम इनटू द हायर डायमेंशन, इट कैलकुलेट्स द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर, ठीक है। तो कर्नल फंक्शन आपका ये करके आपको दे देता है, राइट। बेसिकली आप ना काइंड ऑफ ना डिस्टेंस निकालते हो दो बेसिकली उनके बीच में, वेक्टर्स के बीच में, या मैं और एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में। तो अब इसकी डेरिवेशन पर आते हैं, राइट। तो कैसे काम वगैरह करता है ये मैं डिटेल में समझाऊंगा और जितना बेस्ट हो सके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी नोटेशंस वगैरह समझते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपके पास ये पूरा स्पेस है, चलो हमने 2D स्पेस ही मान लिया, एक ये है एक ये है, राइट। ये हमारे पास दो पर्टिकुलर एक्सेस हैं, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पर आपके पास सारे के सारे प्लस पॉइंट्स हैं, राइट, और यहाँ पर आपके पास सारे के सारे माइनस पॉइंट्स हैं, राइट। आपको ढूंढना क्या है, आपको ये जो हाइपर प्लेन है ये ढूंढना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप कुछ नोटेशंस डिफाइन करोगे, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले आप डिफाइन करोगे डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, डब्ल्यू वेक्टर। तो ये डब्ल्यू वेक्टर क्या होगा कि बेसिकली डब्ल्यू वेक्टर वो वेक्टर है जो कि ये जो मीडियन आ रही है ना, ये जो मीडियन आ रही है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो मीडियन आ रही है सेंटर वाली, इसके परपेंडिकुलर है। आप समझो कि जो मैंने आपको ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम दिखाया था, इसमें ये जो लाइन हम जो खींच रहे थे, ये वाली लाइन है ना, या फिर ये वाली लाइन हो गई, ये वाली जो लाइंस थी, ये वाली हमारे पास इस वक्त वो है, ये वाली लाइन है वो, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं गटर, ठीक है। कि बेसिकली GUTTER, बेसिकली ये होता है कि मार्जिन होती है बीच में, कि आपके इस वाले पॉइंट, ये जो इधर वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट के बीच की मार्जिन, राइट। और ये जो पास के नज़दीकी जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो इस वाली पर्टिकुलर लाइन को डिफाइन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। जो सबसे एक इधर का ले लिया और एक इधर का ले लिया, ये जो दो पॉइंट होंगे ये डिफाइन करेंगे आपका सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो क्या होता है
तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ना ये सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं, तो हम असल में करते क्या है कि इनके बीच की जो ये जो मार्जिन है ना, इसे हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास ये वाली जो मार्जिन है बिल्कुल ही छोटी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ होगी, राइट, तो क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट लाई कर सकता है वो इसके पार भी लाई कर सकता है, जी माइनस वाला है ना, और जो प्लस है वो इसके इधर भी लाई कर सकता है, तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें हमारा एम ही होता है कि हम इसकी जो मार्जिन है उसे मैक्सिमाइज करें। इसीलिए सपोर्ट वेक्टर मशीन को मैक्सिमल मार्जिन क्लासीफायर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो W है वो मेरे पास इससे परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, इससे इससे परपेंडिकुलर लेते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल हाइपर प्लेन की जो मीडियन है वो बन के आई है, उससे हम W को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। और हमारे पास ये जो U होता है, ये जो U होता है ना, यहाँ पे हमारे वेक्टर बनाया है, ये U होता है, ये कोई भी वो वेक्टर है जिसकी हम क्लास पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब वेक्टर कैसे है वो तो पॉइंट था ना। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, ये वाला जो हम सब कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें उनको वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रोजेक्शन वगैरह सब ऑपरेशन अप्लाई कर सकें, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक डेटा पॉइंट होगा, ठीक है, उसकी क्लास नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू आवर दिस मीडियन, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस तक एक वेक्टर खींचेंगे और फिर क्या होगा कि ठीक है, हम इस यू वेक्टर की क्लास को पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि u का जो प्रोजेक्शन है वो हम w पर लेंगे। अभी प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन होता है कि जब ये u इस पर लाई करेगा, मतलब ये जो ये डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस पर जब ये u लाई करेगा तो ये कहाँ जाकर गिरेगा। तो अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, ऐसे 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 करके गिरेगा और यहाँ पर कहीं टच होगा, है ना, यहाँ पर टच होगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा u का w पर प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इसे हम नॉर्मल मैथमेटिकली कैसे करते हैं कि हम बोलते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम डॉट लगा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि अब सोचो, अब एक बात सोचो कि हमारे पास ना क्या है कि हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया कि अगर हमारा जो बेसिकली पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारा ये जो पॉइंट्स है, अब देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ जाके गिर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ जाकर गिर रहा है, राइट। तो क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर गिरता है, राइट, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आके गिर रहा है। अब ये वाला जो, अगर ये बहुत ज़्यादा आगे होता है ना, ये जो यू है वो यहाँ पर होता, तो वो यहाँ पे कहीं पे आके गिरता, ठीक है, तो वो एक सी यानी कांस्टेंट से बड़ा होता, राइट। और अगर ये यू हमारे पास नेगेटिव क्लास का है तो वो यहाँ पे ही होता, तो वो यहाँ पर आकर गिरता। तो जो प्रोजेक्शन है वो कांस्टेंट सी से छोटा होता, ठीक है, इस तरह होता। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम ये रूल डिफाइन करें कि डब्लू वेक्टर डॉट यू वेक्टर ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट है, राइट, तो हम इसे एक डिसीजन रूल की तरह स्पेसिफाई कर देते हैं, राइट। ये बेसिकली मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास इस लाइन के इधर है, राइट, तो ज़ीरो, इधर है तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हम प्रोजेक्शन को डिफाइन कर देंगे कि ये प्रोजेक्शन मेरे को एक डिस्टेंस ला के देता है कि मेरे पास यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेंट, क्योंकि देखो ये जो होता है ना, जब हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट मतलब कि ये जो हमारे पास डॉट जब कैलकुलेट होता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसा होता है, एक वेक्टर ऐसा होता है, तो मेरे पास यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और सब कुछ ऐड हो जाते हैं, है ना। तो जो सारी सारी एडअप होकर जो चीज़ आती है वो कांस्टेंट होती है, एक वैल्यू होती है, वेक्टर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हम पता लगाते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट से बड़ा है तो हम प्लस बोल देंगे, उस डिस्टेंस से सी से हमारे पास छोटा है तो हम यहाँ पे नेगेटिव क्लास में बोल देंगे। इस तरह से हम डिसीजन बाउंड्री को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सी को इधर ले आते हैं, ठीक है, सी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे सी को इधर ले आएंगे तो हमारे पास माइनस सी बन जाएगा, है ना। अब हमने क्या करा, एक बी वैल्यू ले ली, वो हमने बोल दिया कि सी जो है वो माइनस बी है या फिर जो बी है वो माइनस सी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने प्लस में ले ली चीज़ें, ठीक है, बस एक कॉन्स्टेंट ही तो है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हमने क्या करा कि प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो डिसीजन रूल है वो ये वाला बन गया, बस हमने इस चीज़ को इधर ले आया, दूसरा नाम दे दिया, सी को बी दे दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब समझो कि जैसे हमने सीखा था कि ये वाला लेस देन मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू सी होगा फॉर नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा फॉर
पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमारा जो x है ना, देखो ये जो u वेक्टर था ये कोई भी वेक्टर था, तो इसकी जगह अगर हम x लें जो कि मेरा एक डेटा पॉइंट है ना, और इसको स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं कि x के नीचे सबस्क्रिप्ट में हमने डाल दिया प्लस, है ना, कि भाई x जो है वो पॉजिटिव डेटा पॉइंट है ना। तो हमने क्या कर दिया कि हमने प्रोजेक्शन ले लिया प्लस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अगर वो x होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, x पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और हमने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव होगा तो ये लेस देन इक्वल टू c होगा, यानी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बेसिकली अब हमने क्या करा कि हमने पूरी पूरी इक्वेशन को बेसिकली नेगेटिव से नहीं, बेसिकली ये हमारे पास नेगेटिव सैंपल के लिए हमारे पास लेस देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे -1 आ रहा है, क्योंकि हमने जो बेसिकली वो जो यहाँ पे जो मार्जिन लिया है वो यूनिट लेंथ का लिया है, राइट। तो बेसिकली मेरे पास ऊपर की तरफ +1 और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर वाला जो चीज़ होगी वो होगी मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और नीचे वाली जो चीज़ होगी वो होगी मेरे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1, जब हम इधर की साइड में लेके आए, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक ना मैथमेटिकल कन्वीनियंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी कि हमारे पास क्या होगा कि yi जो है, हमने yi की वैल्यू ले ली +1 पॉजिटिव सैंपल के लिए और -1 ले ली हमने नेगेटिव सैंपल के लिए, ठीक है। हमने जस्ट एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, ताकि हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं उसको एक इक्वेशन जो है वो बना पाएँ, ठीक है। दोनों की दोनों जो इक्वेशन है उसको हम एक इक्वेशन जो है बना पाएँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास और ये जो 1 जो है बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो बाउंड्री है उसके अराउंड हमारे पास यहाँ पे मार्जिन भी है, राइट। उसके अराउंड हमारे पास मार्जिन भी है। अगर हम डायरेक्टली सिर्फ इस लाइन के इधर उधर बोलते तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर बाउंड्री बोल सकते थे, बट हमारे पास यहाँ पे मार्जिन भी है तो हमारे पास कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली उससे ज़्यादा तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव, और उस वाली मार्जिन से भी कम तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमने y की वैल्यू ले ली पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सैंपल और -1 फॉर द नेगेटिव सैंपल। तो क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वाली इक्वेशन थी उसके अराउंड हमने yi जो है मल्टीप्लाई कर दिया, वो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये +1 है, तो पूरी पूरी इक्वेशन सेम रहेगी जैसे हमारे पास यहाँ पर थी, ठीक है। हमने जस्ट y मल्टीप्लाई करा यानी +1 मल्टीप्लाई करा है तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। बट हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, राइट। नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि अगर हमारे पास इस साइड में नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली जो चीज़ है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस वाली जो चीज़ है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये xi बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि ये तो मेरे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 था, तो मेरे पास यहाँ पे -1 जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है वो सेम हो गई। ये जो कन्वीनियंस हम लाए थे यहाँ पर, है ना, ये जो कन्वीनियंस हम लाए थे ये बस इसलिए लाए थे ताकि आपके पास दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेम बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आई कि अब हम ये जो 1 है उसको भी इस साइड ले आएंगे, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, yi xi w प्लस b -1, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे जो 1 था वो इधर को आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे -1 हो गया इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये वाली जो थी मतलब ये जो मार्जिन थी बीच का जो ये पर्टिकुलर रीजन था इसको हम घटक कहते हैं, और फिर हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू होगी 0 फॉर द वैल्यूज़ इन इट, ठीक है। इस जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर होगी उसके लिए ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो पूरी पूरी इक्वेशन आई है इसकी वैल्यू होगी 0, पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगी ऑन द बेसिस ऑफ yi की वैल्यू, ठीक है। कि बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगी पर yi की वैल्यू आप जानते हो कि अगर ये मेरे पास xi जो है पॉजिटिव होगा तो ये +1 होगी, और xi जो है मेरे पास नेगेटिव होगा तो ये मेरे पास -1 होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जो पूरी पूरी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, पर हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी क्योंकि हमने मैथमेटिकल कन्वीनियंस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या चाहिए कि जो हमें ये वाली लेंथ पता करनी है ना, हमें ये वाली लेंथ पता करनी है कि बेसिकली ये वाली लेंथ कितनी है, ये जो बीच की जो मार्जिन है, राइट, ये वाली जो मार्जिन है वो कितनी है। तो ये वाली क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव है, राइट, ये पॉजिटिव वेक्टर था x पॉजिटिव और ये था मेरे पास नेगेटिव वेक्टर, तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ बन गई बीच की वो बन गई x प्लस माइनस एक्स माइनस, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर बना है ना, आप जानते हो ना कि एक वेक्टर अगर हमारे पास यहाँ पे x प्लस हो, ठीक है,
और ये वाला जो वेक्टर है ये मेरे पास यहाँ पे x माइनस हो, ठीक है, x माइनस हो। तो अगर हम ये वाला वेक्टर निकालना चाहें, राइट, तो वो क्या होता है x प्लस माइनस एक्स माइनस, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला जो वेक्टर बन गया वो बन गया x प्लस माइनस एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब हमें निकालनी है वाली लेंथ, तो फिर से हम क्या करेंगे, वो जो यूनिट नॉर्मल था, राइट, हमारे पास जो डब्ल्यू वेक्टर था वो हम जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर था, है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे जो है 90 डिग्री बन रहा है, राइट, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि अब हम क्या चाहते हैं, इसकी लेंथ पता करना चाहते हैं, राइट। तो ये तो वेक्टर ऐसा टेढ़ा सा है, राइट, ऐसा वेक्टर है, हमें तो ऐसी लेंथ चाहिए ना, क्योंकि वो है बेसिकली मिड की लेंथ इन दोनों के बीच की। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम इस पर कर देंगे, इस यूनिट वेक्टर पर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इस परपेंडिकुलर का, तो डब्ल्यू डैश, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू ये जो बार है, ये वाला जो, तो ये वाला था मेरे पास परपेंडिकुलर वाला, राइट, और टू द मीडियन, और फिर डिवाइड बाय हमने उसका नॉर्म कर दिया, जिससे ये यूनिट वेक्टर बन गया जो कि परपेंडिकुलर है मेरे मीडियन से, है ना। तो हमने क्या करा कि x प्लस माइनस एक्स माइनस और फिर उसका प्रोजेक्शन ले लिया इस यूनिट वेक्टर पे, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये वाली जो इक्वेशन है, राइट, ये वाली जो इक्वेशन है ये बताएगी कि ये वाली हमारे पास यहाँ पे जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट होगी, है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि अभी अभी जो हम ऊपर ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो हमें पता था कि पॉजिटिव एग्जांपल के लिए y जो था वो +1 बन जाता था, और हमारे पास ये जो xi था वो x प्लस बन जाता था, ठीक है। तो हमने सारी सारी चीज़ें डाल दी क्योंकि हमें अब x प्लस की वैल्यू की ज़रूरत है ना। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे +1 डाल दिया, x प्लस डब्ल्यू प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू 0। अगर वन बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज रहेगी चीज़, तो हमारे पास x प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस बी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो मेरे पास यहाँ पे हो गई। इसी तरह से हमारे पास जो नेगेटिव सैम्पल है उसमें क्या होगा कि हमारे पास y जो है -1 बन जाएगा, और ये मेरे पास x सबस्क्रिप्ट जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि माइनस यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू बार माइनस में b इज इक्वल्स टू 1, ये जो माइनस था ये उधर को चला गया तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x पॉजिटिव w का की वैल्यू निकल गई, वो है 1 माइनस बी, और यहाँ से मेरे पास नेगेटिव x w बार की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई 1 प्लस बी, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास x प्लस माइनस एक्स माइनस जो निकला वो क्या निकला, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, विड्थ की इक्वेशन थी, उसके अंदर पुट करेंगे तो 1 माइनस बी प्लस ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो एज इट इज़ निकलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x माइनस, अब देखो, अब जब ये वाली हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, x प्लस डब्ल्यू बार और x माइनस डब्ल्यू बार, है ना, और इन दोनों के बीच में माइनस। तो हमने x प्लस डब्ल्यू बार की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस बी, और हमारे पास यहाँ पे जो x माइनस डब्ल्यू बार की जगह क्या रख दिया, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ हमने क्या रख दिया, 1 प्लस बी, तो मेरे पास 1 प्लस बी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे b और b कट जाएगा, और इससे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2 डिवाइड बाय w, ठीक है, और ये w का नॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने जैसे स्टार्ट में ही बताया था कि ये वाली जो मार्जिन है, ये वाली जो बाउंड्री है, इसे आप मैक्सिमम करना चाहते हो, मतलब आप ऐसी जगह लाइन खींचना चाहते हो जहाँ से इधर के क्लास के एग्जाम्पल बहुत दूर हों, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले भी बहुत ज़्यादा दूर हों, है ना। ऐसा दूरी क्यों चाहते हैं, ये दूरी इसलिए चाहते हैं ताकि फर्दर जो फ्यूचर वाले जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं वो कोई भी इसके मतलब आर पार ना जा सकें। जितनी बड़ी बाउंड्री होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आर पार जाना, है ना, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे अगर पतली होगी तो आर पार जाना बड़ा आसान होगा। तो एसेंशियली इसका मतलब है कि आप ना वेरिएंस को कम कर रहे हो, राइट। आप अगर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट कर दोगे ट्रेनिंग डेटा सेट पर ही, कि मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने करा, कैसे बताऊँ मैं, कि बेसिकली आपके पास अगर ट्रेनिंग डेटा सेट में ही आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके पास बाउंड्री जो है वो बहुत पतली बन रही है, राइट, बाउंड्री जो है वो आपने ऐसी खींची कि आपकी बहुत पतली बन रही है, तो इसका मतलब आप जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उस पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट कर रहे हो कि ठीक है इस पर तो चल जाएगा, पर नया पॉइंट आते ही वो इस वाली बाउंड्री को पार कर जाएगा, जिससे क्लासिफिकेशन जो हो जाएगी गलत, क्योंकि वो दूसरी साइड चला गया तो आप तो उसे उल्टी क्लास बोल दोगे, जबकि उसकी एक्चुअल क्लास होगी वो अलग होगी, राइट। तो आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बेसिकली आप इस बाउंड्री को मैक्सिमाइज करो, और यही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपने बाउंड्री जो थी यानी विड्थ जो थी आपने उसकी इक्वेशन निकाल दी, और इसकी जो इक्वेशन आई वो आपके पास क्या आई, आपके पास सॉल्व करके आ गई 2 डिवाइड बाय डब्ल्यू
आपका बेसिकली नॉर्म, ये नॉर्म होता है, ठीक है, नॉर्म होता है मतलब लेंथ होती है, किसी भी वेक्टर की लेंथ होती है, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब जैसे आप जानते हो, आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आपकी इक्वेशन बन गई मैक्स 2/w, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ना 2 को ना छोड़ दो, ठीक है, 2 को आप छोड़ सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे 1/w बन जाएगी। अब ऐसा छोड़ा क्यों, ठीक है, छोड़ा इसलिए क्योंकि बेसिकली आपको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो अगर आप इसको भी मैक्सिमाइज कर दो, लास्ट में जाके 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो सेम ही रहेगी ना। आपको एसेंशियली तो इस चीज़ को 1/w का नॉर्म को मैक्सिमाइज करना है ना। अच्छा, और इसकी जगह आप इसको एज अपने न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन अगर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आप ना मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को जनरली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है बनाकर ट्रीट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज कर देते हैं या पॉजिटिव को नेगेटिव चेंज कर देते हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम जो होती है मैक्सिमाइज से मिनिमाइज बन जाती है। या फिर यहाँ पे अगर आप देखो कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे डिवाइड में है, राइट, अगर आप इस वाली चीज़ को मैक्सिमम करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप नीचे वाली जो चीज़ है उसे छोटे से छोटा बनाना चाहते हो। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो कि आप नीचे वाली चीज़ यानी डब्ल्यू बार को मिनिमाइज़ करना चाहते हो, ठीक है। अब जो मिनिमाइज़ करना चाहते हो, तो अब कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि आप ना इसको डायरेक्टली मिनिमाइज़ ना करके इसके जो स्क्वायर है उसे मिनिमाइज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इससे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व होती है। और आपने 1/2 इसलिए लगा दिया, ये जनरली आप कई बार बैक प्रोपगेशन जैसी चीज़ों में देखोगे कि आपके पास जब ग्रेडियंट लगता है और उसके आगे अगर आपके पास स्क्वायर वाली चीज़ होती है, राइट, तो उसके आगे आप क्या लगा देते हो, 1/2 लगा देते हो, क्योंकि आपकी जब ये डेरिवेट होके आएगी वैल्यू, वो क्या निकलेगी, वो आपके पास यहाँ पे मॉड ऑफ डब्ल्यू ही निकलेगी, और जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसा एंड्रयू एनजी ने भी एक कोर्स में कहा है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम बनती है वो ये है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आपने लैंग्रांज मल्टीप्लायर्स के बारे में अगर सुना हो, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अब आप समझो इस वाली प्रॉब्लम के अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है ना, कि ये वाली जो चीज़ है जो कि आप मिनिमाइज कर रहे हो, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है ना। और उसके साथ में आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, कुछ कंस्ट्रेंट्स है ना, कि बेसिकली ये वाली तो कंस्ट्रेंट है जो आपने बेसिकली बनाए थे, राइट, कि मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो वाई आई है वो मेरे पास डब्ल्यू बार एक्स आई प्लस बी माइनस वन, ये वाली जो था यही तो था मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट। अगर आप ध्यान से देखो, जब हम बेसिकली सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास ये वाली तो इक्वेशन आई थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट हो गया। तो कुछ भी जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले जो कंस्ट्रेंट होते थे लैंग्रांज वाले जो सॉल्यूशन में, लैंग्रांज वाले जो मेथड्स है, मल्टीप्लायर वाले जो मेथड्स है, आप जब सॉल्व करते थे तो आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता था। तो अगर ऐसे जो कंस्ट्रेंट होते थे उनके साथ हम क्या करते थे कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर कर एज इट इज़ उन कंस्ट्रेंट्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन में सेम चेंज करके हम डाल देते थे, ठीक है। और अल्फ़ा जो है उसे हम कहते थे कि लैंग्रांज मल्टीप्लायर जो है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे, और हमारी जो मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रख देते थे, ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो यहाँ पर रख देते थे, और जो कंस्ट्रेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के सबके आगे बेसिकली समेशन लगाकर, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाकर अल्फ़ा एज अ मल्टीप्लायर लगाकर उन कंस्ट्रेंट को रख देते थे। फिर हम जो सॉल्व करते थे वो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। और इसमें इंट्यूशन ये होती थी कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इस वाली प्रॉब्लम के अंदर ये कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, और साथ में इस वाले जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, जनरली सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि भाई आप ना डेरिवेट करते थे, ठीक है, डेरिवेट करते थे और इसको इक्वल टू जीरो पुट करते थे ताकि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मिल जाए, राइट, कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करता है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास होता है डेरिवेट करते हो, इक्वल टू जीरो पुट करते हो, राइट, जो आप पहले क्लासेस में भी करते आए हो। तो अगर आपने इस वाली चीज़ को डेरिवेट करा, अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे भाई, जो चीज़ निकालनी है आपको कि बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है एसेंशियली, तो है ना, कि बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करा विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू जो है आपने बेसिकली डेरिवेट करा, ठीक है। तो आपने इस लॉस फंक्शन या फिर इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो डेरिवेट करा, तो जैसा मैंने कहा था इसको डेरिवेट करेंगे, दो आगे आएगा, दो से दो कटेगा, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। इस वाली चीज़ को अगर आप डेरिवेट करोगे तो आपके पास ये वाली जो पूरी पूरी चीज़ बनेगी उसके अंदर से अल्फ़ा वाई और एक्स बच जाएगा, डब्ल्यू का कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास अल्फ़ा वाई एक्स बच गया, माइनस में साइन आ गया, और फिर यहाँ पे मेरे पास डब्ल्यू का बार आ गया जो कि बेसिकली वेक्टर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे वेक्टर है,
नॉर्मल स्केलर्स की वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अब ये तो आ गई हमारे पास एक क्वेश्चन कि भाई इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, है ना, ये तो डेरिवेशन हो गया, इक्वल टू जीरो पुट करा तो इससे हमारे पास डब्ल्यू बार की जो वैल्यू है वो आ गई, वो क्या आ गई, समीशन ऑफ अल्फ़ा वाई एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इससे क्या पता लगा कि जो डब्ल्यू बार है वो लीनियर सम है हमारे पास अल्फ़ा वाई और एक्स आई का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने क्या करा कि हमने बी के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेट करा, क्योंकि हमें बी भी तो चाहिए, राइट, डब्ल्यू भी चाहिए और बी भी चाहिए, हमें एक्स नहीं चाहिए क्या, एक्स क्यों चाहिए, एक्स तो पॉइंट है, डेटा पॉइंट है ना, हमें तो बेसिकली ये जो बी की वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा, बी के रेस्पेक्ट में भी हमने डेरिवेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में अगर हमने डेरिवेट करा तो क्या होगा कि इस वाले केस में तो हमारे पास बी है ही नहीं, तो ये तो बचेगा नहीं, पर इस वाले केस में जब ये और बी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा और जो वाई है जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एट द एंड जो है वो आपके पास लेफ्ट आउट होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपकी जो W है, राइट, W जो है वो आपके पास ये चीज़ आ रही थी, राइट, अब दो मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ W का स्क्वायर है, तो ये बेसिकली दो मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने क्या करा कि एक आई ले लिया, अब अल्फ़ा आई वाई आई और एक्स आई ले लिया, और दूसरा अल्फ़ा जे वाई जे और एक्स जे ले लिया, राइट। और उसके आगे आपने क्या करा कि माइनस में जो मेरे पास यहाँ पे एज इट इज चीज़ थी, राइट, माइनस में ये वाली जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे डाल दी, राइट, तो ये मेरे पास यहाँ पे खुल के आएगा असेंशली। अब आगे जाके ये वाली जो चीज़ है, मैं मतलब ये सब ये इतना आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इससे आपको ये पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है डब्ल्यू के ऊपर, तो इससे ये पता लगता है कि ये क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, राइट, जो कि यूज़ होती हैं क्वाड्रेटिक कंस्ट्रेंट, और ये एक तरह की कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आपके पास एल्गोरिदम से सीक्वेंशियल एक एल्गोरिदम होती है जो कि इसे सॉल्व करती है, राइट, एसवीएम को, तो वो इंटरनली वो एसवीएम जब आप डॉट फिट करते हो वो यूज़ करता है, ठीक है। अब आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो लॉस फंक्शन था वो कुछ ऐसा बन रहा था, राइट, इस सब को जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली आपको पता लगेगा कि जो लॉस फंक्शन है वो कुछ ऐसा सा बन रहा है, और इसमें मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम बन के आई, राइट, ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो बन के आई वो कैसे बन के आ रही है कि आपके पास ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ वेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, राइट, कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे है, राइट, और बेसिकली यहाँ पे वाई आई वाई जे है, एक्स आई एक्स जे है, राइट, इन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपको देखो जो भी वैल्यूज़ आपने पुट करी थी, राइट, और फिर डब्ल्यू बार की वैल्यू ये थी तो आपने अभी भी निकाली थी तो ये आपने यहाँ पे डाल दी, राइट, और बाकी भी इधर इस साइड को भी आपने जो डब्ल्यू बार की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो उससे आपके पास सॉल्व होके प्लस में अल्फ़ा ये सब आपने क्या करा कि इसको तो आपने इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि आपने जब बी से डेरिवेट करा था तो आपके पास यहाँ पे क्या आया था, इक्वल टू जीरो आया था, जैसे आप यहाँ पे देखें, है ना, जब हमने बी से डेरिवेट करा था तो ये इक्वल टू जीरो हो गया था, तो ये वाली जो टर्म होगी वो तो मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि अच्छा आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करेंगे कि ये जो था ना, ये वाली जो चीज़ थी इसमें डब्ल्यू बार की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे डल जाएगी, बी बार की वैल्यू बी की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे डल जाएगी, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपको यही मिलने वाला है, फिर आपके पास जो लॉस फंक्शन जो बच जाएगा वो ये वाला बच जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वाली जो लॉस फंक्शन है वो आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा आई मतलब सबके डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, राइट, आपके जो है डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो असेंशियली मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स का दो जो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स है, राइट, उसका आपको डॉट प्रोडक्ट ही चाहिए, राइट, तो इसलिए जो कर्नल फंक्शन है वो आपको क्या करता है कि जो पर्टिकुलर दो पॉइंट्स होते हैं, राइट, दो पर्टिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका वो डॉट प्रोडक्ट ही आपको ला कर देता है, जो कि हायर डायमेंशनल स्पेस में होता है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अगर लीनियर बाउंड्री है तो उसके लिए कर्नल फंक्शन कुछ ज़रूरत नहीं है, और एसवीएम बनाते वक्त भी आप क्या करते हो, आप लीनियर कर्नल स्पेसिफाई करते हो, कि मीन्स आप कोई कर्नल फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते, राइट, तो आप लीनियर कर्नल यूज़ करते हो, राइट, लीनियर कर्नल का मतलब होता है कोई कर्नल फंक्शन यूज़ नहीं करा, बट जो कि अगर कुछ हमारे पास यहाँ पे मान लो कि कुछ यहाँ पे प्लस होते, राइट, और यहाँ पे कुछ माइनस होते, जैसे इस वाले में भी, राइट,
मिक्सअप है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हैं। तो आप इस वाले केस में अगर मान लो अगर आप ऐसी बाउंड्री खींचते हो, राइट, आप ऐसी इधर को बाउंड्री खींचते हो तो भी इस साइड माइनस आ गया, राइट, तो इससे हम लीनियरली सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आपके पास नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है और आपको कर्नल फंक्शन चाहिए। तो आप क्या करते हो कि इसको हायर डायमेंशन स्पेस में बेसिकली प्रोजेक्ट करते हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ बन के आती है कि फाई ऑफ एक्स और फिर फाई ऑफ वाई, मतलब ये जो है एक्स वेक्टर को हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर रहा है और ये जो है ये इस वाले जो वाई को हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट। तो क्या होता है कि आपके ये प्रोजेक्ट करने के बाद जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट जो आंसर देता है वो आपको कर्नल फंक्शन दे देता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस फाई थिंग, राइट। ये फाई कैलकुलेट नहीं करता कर्नल फंक्शन, बट ये इन दोनों के जो आंसर आना था वो आपको दे देता है। कुछ कुछ कर्नल फंक्शन के एग्जांपल जो है वो आपको ऐसे दिखाऊं तो ऐसे होते यू वी प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है और ये रेडियल बायस है, आई बिलीव, राइट। तो ये सारे आप कैलकुलेट करते हो या फिर यूज़ करते हो, राइट। और जनरली हमारे पास हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन में एक बार क्या हुआ था कि आपने सुना होगा, है ना, मीन्स एमनेस क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या हुआ था कि एक पेपर में दिखाया गया था कि उन्होंने एस वी एम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करी, और सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है वो न्यूरल नेटवर्क से सिंपलर मानी जाती है ना, क्योंकि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है, राइट। पर इसने क्या करा, सपोर्ट वेक्टर मशीन ने हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल कर्नल यूज़ किया और ना न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा पर बेटर परफॉर्मेंस जो है हमें दिखा दी, राइट। न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा दी मैंने अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने। तो इसने प्रूव करा कि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो बहुत ज़्यादा कमाल की एल्गोरिदम है, और ऐसी जगह जहाँ पर जो डेटा है वो हायर डायमेंशन में सेपरेट हो सकता है ईजीली, वहाँ पर आपका ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है न्यूरल नेटवर्क से भी बेहतर काम कर सकता है, ठीक है। तो ये था जिस्ट अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन। होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, राइट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख सकते हैं, और आई थिंक मेरी कुछ वीडियोस हैं भी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड आई विल बी एक्चुअली कमिंग आउट विद मोर सच मशीन लर्निंग वीडियोस इन द इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।